Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we completed a theoretical portion for atoms. हमने atoms को cover कर लिया था and in today's lecture what we're going to do is we're going to practice some questions. We will see what kind of questions were asked in the previous examinations and we'll try to anticipate what kind of questions can be asked during this year's examination. Okay, the number of questions in this lecture will be less because the atoms is always read with nuclei. ठीक है, तो जब भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो atoms and nuclei से इकट्ठा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, when we deal with these chapters individually the number of questions gets reduced. Okay, so don't think like कि questions कम करवा रहा हूँ या ऐसा कुछ है. तो क्वेश्चंस उतना ही है बिकॉज व्हेन वी विल डू न्यूक्लियाई तो क्वेश्चंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास बढ़ जाएगी. ठीक है, ऑन दैट नोट आई होप आपके पास समझ आ चुकी होगी. सो ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है. ठीक है, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज बीइंग सेड दैट कंसीडर अ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एटम using a non-relativistic approach. Now, remember one thing, आपके syllabus में you only have to deal with the non-relativistic approach. Relativistic approach क्या होती है, non-relativistic approach क्या होती है, I'm giving you some brief idea. The idea यही है, relativistic approach वो होती है जब आपकी जो कोई system है वो move कर रहा है at the speed of light. At the speed of light or near to the speed of light. Non-relativistic approaches वो होती हैं when the speed of the object is लाइट की कंपैरिजन में काफी कम होती है. ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट कितना होगा एंड इट हैज बीन गिवन टू अस दैट k इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू पावर 9, z इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू 6.6 10 टू पावर -34 जूल सेकंड. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2015. So this is one of the PYQs. Okay, so इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम. द इलेक्ट्रॉन इज इन third orbit of the helium. That means n is equal to 3. That has been given to us. Further, since helium has been given to us, z will be equal to 2. आपको ये कुछ चीज ऐसे ही गिवन है. नाउ फ्रॉम आवर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय z ओवर n into 2.2 क्रॉस 10 raised to power 6 meters per second. ये बात हमें पहले से पता है. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ वी गेट दिस इक्वेशन प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर. ओके, तो ये इक्वेशन आपको पेपर में याद होनी चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नाउ वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. वी विल सब्स्टिट्यूट दैट z as 2, वी विल सब्स्टिट्यूट n as 3 in the above equation. अगर हम करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, v will be equal to 2 by 3 into 2.2 cross 10 raised to power 6 which is equal to 1.46 cross 10 raised to power 6 meters per second. This means that option number D is our correct answer. अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा, if we don't use z, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू को यूज नहीं कर रहे हैं, if we are not using the value of h, तो आपको ये वैल्यूज गिवन क्यों है. ठीक है, तो ये वैल्यूज उन बच्चों के लिए गिवन है जिनको ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता. These values have been given for all those students who don't know this direct result. क्योंकि if you are using the result as v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into 2 pi z e square over nh. ठीक है, from here we get this result. क्योंकि जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दिस इज हाउ वी गेट दिस रिजल्ट. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू रिमेंबर बोथ दिस रिजल्ट्स. ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ योर PYQs जहां पे आपको सीधा पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर v. सो दिस इज योर PYQ. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हमारे पास जो आंसर निकल के आता है इन अ सिंपलर फॉर्म, द फॉर्मूला व्हिच वी गेट इन अ सिंपलर फॉर्म इज गिवन बाय v is equal to z over n into 2.2 cross 10 to the power 6 meters per second. ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज भी पढ़ी थी कि द वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 2.2 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकंड द फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. और हमने वहां पे पढ़ा था फॉर n इज इक्वल टू 1 इन z इज इक्वल टू 1 v is equal to 2.2 cross 10 raised to power 6 meters per second and this v is equal to 1 over 137 times of c. You should also remember this result. So this is a very important result. ठीक है, this is an additional information जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं but हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो that's why I'm giving you this information. Okay, now moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इट हैज बीन सेड दैट द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइमन सीरीज एंड द बाल्मर सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज. आपको यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए ना, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन until and unless you know the meaning of longest wavelength। longest wavelength का मतलब क्या है, so you have to understand these things, okay। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेंगे। फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर से बता दूं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन री AIPMT 2015, ओके। सो दिस इज अ PYQ, तो आप इसको ऐसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को आप कब तक सॉल्व नहीं कर सकते, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंटिल यू नो द मीनिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट, we are talking about smallest frequency, ठीक है। smallest frequency का मतलब हुआ that we are talking about minimum energy, we are talking about minimum energy, because frequency and वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन चलता है, c is equal to न्यू लैम्डा होता है ना, तो न्यू is equal to 1 by lambda, c by lambda, c is itself is a constant, so frequency is inversely proportional to wavelength। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन लेट्स जस्ट से दिस इज अ, इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग डायग्रामेटिकली। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे अब ये होगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर वी हैव द फर्स्ट ऑर्बिट एंड हियर वी हैव द सेकंड ऑर्बिट एंड so on and so forth, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज moving down from n is equal to 2 to n is equal to 1, from n is equal to 2 to n is equal to 1, this is the meaning of longest wavelength। अब वो चाहे लेमन सीरीज हो चाहे बार्मर सीरीज हो कुछ भी हो, for longest wavelength का मतलब होगा that we are talking about n is equal to 2 to n is equal to 1, this is the excitation, sorry, this is the jump we are talking about, ठीक है, this is the change in the एटॉमिक नंबर, सॉरी चेंज इन द ऑर्बिटल नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और अगर हमें बात क्वेश्चन में पूछता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में एक n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज व्हेन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मींस देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम एनर्जी। सो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कब होगी, व्हेन यू कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, longest wavelength corresponding to the Lehman to the Balmer series, okay। Now from Bohr's theory we know that 1 over lambda Lehman will be equal to r of 1 over 1 square minus 1 over 2 square, which will be equal to 3 by 4 times of r, ठीक है। ये जो चीज थी longest wavelength n is equal to 2 to n is equal to 1, this will be for Lehman series, ठीक है। जब हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, अगेन लेट्स जस्ट फॉर बाल्मर सीरीज की अगर हम बात करें तो लेट्स जस्ट से दिस इज आवर न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज n is equal to 1, दिस इज n is equal to 2 एंड दिस इज n is equal to 3। तो बाल्मर सीरीज कहाँ से आती है, बाल्मर सीरीज का जंप कहाँ से होता है, बाल्मर सीरीज का मतलब होता है दैट यू आर जंपिंग फ्रॉम n is equal to 3 4 5 6 7 to n is equal to 2, ठीक है, ये है आपके बाल्मर सीरीज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज, अगेन द कॉन्सेप्ट्स विल बी सेम। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज कितना होगा, वो होगा when you are making a transition from n is equal to 3 to n is equal to 2, this is the Balmer series। अगेन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना हो, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करना चाहूँ, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछना चाहूँ, तो then I will simply say what will the ratio for the longest wavelength of Lyman series to Paschen series या Fund series, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। So when we are talking about Paschen series, when we are talking about the longest wavelength for Paschen series, ठीक है, तो पार्शियल सीरीज का मतलब क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज क्या होगी, व्हेन वी आर जंपिंग फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 3, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पार्शियल सीरीज। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम लेमन टू बाल्मर सीरीज, हमें उसकी रेशियो निकालनी है, तो दिस इज द थिंग। तो अब यहाँ से हमें पता लगता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज विल बी इक्वल टू r ऑफ 1 over 2 square minus 1 over 3 square,
Clear हो गया? Which will be equal to 5 over 36 times of r. Now we simply have to calculate that ratio. तो हमें पता लगेगा तो lambda L over lambda B will be equal to 5 over 27 and this is your correct answer. Option number A is your correct answer. ठीक है? क्लियर होगी बात? अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. अगर आपको क्वेश्चन में बोलता दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेट्स जस्ट से फंड सीरीज, तो फंड सीरीज कहाँ चलती है ना, वी नो दैट हमें ये चीज, दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो कि अगर हम लेमन सीरीज की बात करते हैं दैट मींस वी आर मूविंग टू n is equal to 1 from n is equal to 2 3 4 and so on. ठीक है? अगर हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की देन वी आर कमिंग टू n इज n2 पे पहुंच रहे हैं हम. फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं? n इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी. अगेन अगर हम पास्चन की बात करते हैं वी आर कमिंग टू n3 फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 5 6 एंड इंफिनिटी. If we are talking about bracket series, so we are coming to n is equal to 4 from n is equal to 5 6 7 infinity. And when we are talking about fun series, that means we are coming to n5 from n is equal to 6 7 8 9 and infinity. So अब हमने क्या पढ़ा? longest wavelength यहाँ कहाँ होगी? longest wavelength means n is equal to 1 from n is equal to 2. इस केस में n is equal to 2 from n is equal to 3. इस केस में n is equal to 3 from n is equal to 4, n is equal to 4 from n is equal to 5, n is equal to 5 from n is equal to 6. तो ये आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है. ठीक है? एंड इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आपको बोलता जस्ट इन केस अगर आपको बोलता दैट यू हैव टू डील विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी. दैट मींस यू हैव टू कम फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 फ्रॉम n इज इक्वल टू इंफिनिटी. अगेन n is equal to 2 from n is equal to infinity, n is equal to 3 from n is equal to infinity, so on and so forth. इस तरह से आपको चलता है. ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, n is equal to 4 हो जाता है, n is equal to 5 from n is equal to infinity, from n is equal to infinity. I hope ये बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी. ठीक है? Now let's just move on to the next question. Next question आपके पास ये कह रहा है कि as an electron makes transition from excited state to ground state of hydrogen like atom, देन ये आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, टोटल एनर्जी में क्या चेंज आएगा. ठीक है? नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, let me just tell you this thing. This question was asked in JAE mains 2015. Now see, in this entire question he has asked you about the changes that we will experience in case of potential energy, in case of kinetic energy and in case of total energy. This is something which is required from us. Okay, now एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है. There is something which you should always remember, that the total energy of the system is equal to sum of kinetic energy plus potential energy, and the total energy of the system is always conserved. क्यों conserved है? Because energy can neither be created nor destroyed. It only changes from one form to another form. तो यानी कि आपको ये पता है कि total energy will always remain conserved. इसका मतलब ये हुआ कि on the entire system जब भी हम बात करेंगे, ट्रांजिशन की बात करेंगे, total energy of the system must remain constant. आपके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे डिक्रीज करे कुछ भी हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करे डिक्रीज करे कुछ भी हो, दैट डजंट बॉदर अस. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो यानी कि इस पूरे ऑप्शंस को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, वी विल एलिमिनेट ऑल दोस ऑप्शंस इन व्हिच टोटल एनर्जी इज चेंजिंग. तो अगर हम पहले ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन इज बीइंग सेड दैट द टोटल एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है? आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नहीं, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस थिंग. ओके, यहाँ पे एक चीज की हमने गड़बड़ कर दी. देयर इज समथिंग, हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे. हमने यहाँ पे एक चीज को कंसीडर नहीं किया. देखिए अभी हम थोड़ा, मैं कंजर्वेशन पे चला गया था. आप जस्ट लिसन टू मी. ओके, आपको यहाँ पता है कि दैट टोटल एनर्जी
is sum of potential energy plus kinetic energy. This is something which we already know. मेरी गलती यहाँ ये थी कि मैंने ट्रांजिशन को कंसीडर नहीं किया था. ठीक है, now consider this thing very carefully. Okay, now we know that from our expression, from our basic knowledge, we know that the kinetic energy of the system is given by k z e square over इसको हम let's just write this thing in much easier form. हमें पता है, we already know that the kinetic energy of the system is given by 13.6 over n square into z square. Potential energy of the system is minus 27.2 into z square over n square, and total energy of the system is negative of 13.6 z square over n square. ठीक है, these are the relations जो हमें पहले से पता है. ठीक है, यहाँ से this implies that, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? From here we get that kinetic energy is proportional to 1 over n square. Potential energy is proportional to negative of 1 by n square, and total energy is proportional to negative of 1 by n square. These are the relations हमें यहाँ से पता लग रहे हैं. ठीक है, तो अब होगा क्या? As n decreases, because we are moving from higher orbital to lower orbital, so as n decreases, kinetic energy will increase. ठीक है, potential energy will decrease, and total energy will also decrease क्यों कर रहा है? ड्यू टू नेगेटिव साइंस. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लियर हो गई बात? ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट line of the Lyman series of hydrogen atom is equal to the second line of the Balmer series for hydrogen like-ion. The atomic number Z of the hydrogen like-ion will be. ठीक है, now ये क्वेश्चन आप कब तक नहीं कर सकते? You can't be able to solve this question until and unless you know for a fact that Bohr's theory of Bohr's theory of atomics, Bohr's theory of atom जो थी वो किसके लिए एप्लीकेबल? द बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम्स, यानी कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई द बोहर्स थ्योरी, अदरवाइज यू कांट अप्लाई द बोहर्स थ्योरी. सो इन एग्जामिनेशन देखिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ बन जाता है. इन द एग्जामिनेशन द एग्जामिनर कैन आस्क यू that the Bohr's theory is applicable for which of the following systems? The Bohr's theory is applicable for all those systems which contain only one electron. हमने इसकी limitations भी पढ़ी थी. I have already mentioned you, I have already told you कि आपको इसकी limitations पढ़ के जानी है. You should remember all those steps कि Stark effect का क्या है, Zeeman effect क्या है. मैंने आपको पहले कहा था वो पढ़ लेना आपने, क्योंकि वो all those things you have already studied in your chemistry में. ठीक है, तो let's just continue with this question. ठीक है, now before we start with this question मैं आपको ये बात यहाँ पे let me just tell you one thing that this question was asked in AIPMT prelims 2011. This question was asked in AIPMT prelims 2011. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है? ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपको बात समझनी पड़ेगी. नाउ we know that from basic understanding we know that for the Lyman series, from basic understanding we know that the Lyman series 1 by lambda is equal to r of n that is equal to 1 over 1 square minus 1 over n square. ये बात हमें पता है. Similarly this is for Lyman. ठीक है, similarly we know that for Balmer series 1 by lambda of Balmer will be equal to r of 1 over 2 square minus 1 over n square. बात हमें पता है. We already know these things. These are the well known facts. ठीक है, but in the question it has been given to us that the first line of the Lyman series, the first line of Lyman series का मतलब क्या होता है? first line of Lyman series means क्या मतलब है उस बात का? The first line of Lyman series means that we are coming to n is equal to 1 from n is equal to 2. This is the first line of Lyman series.
ठीक है. So we will substitute the values. This will give you the 1 by lambda L will be equal to 1 by R, 1 over 1 square minus 1 over 2 square. ठीक है. Let us suppose this is our equation number 1. ठीक है. And it has been given to you. It is equal to the second line of the Balmer series. Second, it is equal to the second line of Balmer series. So when we're talking about second line of Balmer series, meaning we are coming to n is equal to 2 from n is equal to 4. क्यों? फर्स्ट टाइम क्या होगी? n is equal to 3 से n is equal to 4 वाली सेकेंड लाइन होगी. दिस विल बी इक्वल टू 1 by lambda b will be equal to r of 1 over 2 square minus 1 over 4 square. Let us say this is our equation number 2. Now according to the question क्या बोल रहा है? According to the question it has been given to us that 1 by lambda l is equal to lambda b. So this implies that when we make the substitution, this will give you 3r by 4 will be equal to rz square into 3 over 16, and we solve this, we get the value of z as 2. So the correct answer will be option number D. ठीक है, clear हो क्या बात? Now moving on to the next question. So when we look at the next question, आपको क्या नजर आता है? It has been given to us that some energy level of a molecule is shown in the figure. We simply have to calculate the ratio lambda 1 by lambda 2. This is something which we have to calculate. Okay. Now before we move forward, this question was asked in JAE mains 2017. This question was asked in 2017. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो it has been given to you that we simply have to calculate the ratio of lambda 1 and lambda 2. Okay. Now the real question here is you need to understand this thing. Here you have to use the Bohr's theory. Bohr's theory क्या कहती है कि energy will be transmitted only when the electron is getting transmitted. The energy will be released only when the electron is getting transmitted from n is equal to from between two orbits. Only when there is a transition of electrons between two orbits, only then the energy will be released. तो आपको क्या करना है? So when we look at this thing, हमें ये पता लग रहा है कि when we are jumping from minus e to minus 2e, when the energy from an orbit where energy is e to the orbit, we have a wavelength lambda 1. Similarly, when we are jumping from minus e to minus 4 by 3, the transmission of wavelength is lambda 2. तो इस बात का मतलब क्या हो? This means that according to a question, this means that क्या मतलब है कि hc over lambda 1 will be equal to minus e minus of minus 2e, final minus initial. यू आर जंपिंग फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो. सो दिस एनर्जी डिफरेंस माइनस ई माइनस ऑफ माइनस 2e will be equal to hc over lambda 1. ठीक है, सिमिलरली hc over lambda 2 will be equal to minus e minus of minus 4 by 3 of e. ठीक है, so when we make this calculations, here we get e and here we get e by 3. Now since we have to calculate the ratio of lambda 1 over lambda 2, so that values will be equal to e by 3 over e, which is equal to 1 over 3. So the correct answer for this option is option number A. ठीक है, now let's just move on to the next question. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका गिवन था. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AI EEE 2012. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू masses m1 and m2 which are separated by distance r. Okay, that means we have been given a diatomic molecule which have masses m1 and m2 which are separated by distance r. We have to calculate the rotational energy by applying the Bohr's rules of angular momentum of quantization. ठीक है, तो what was the Bohr's rule of angular momentum of quantization? Bohr's rule क्या है? The Bohr's rule आपको, this is how you solve the questions. Okay, if you don't have the basic understanding, you won't be able to solve this question. Now what we have, it has been given to us that we have to calculate the Bohr's theory of angular momentum. Now from Bohr's theory we know that second postulate क्या था? Bohr's second postulate was mvr is equal to nh over 2 pi. ठीक है, which is equal to n over h cut. I have already told you that in some books h over 2 pi is written as h cut. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, now we also know that v is equal to r omega. This implies that m
r square omega is equal to nh cut. This implies that omega is equal to nh cut over mr square. Assume that this is our equation number 1. Now since we have to calculate the rotational energy in terms of Bohr's theory, so we know that from rotational energy, rotational energy is equal to half of I omega square. So we will simply substitute the value, that will be equal to half of I of nh cut over mr square. Now the moment of inertia of a diatomic molecule is mr square, so that will be equal to half of mr square into nh cut over mr square whole square. So when we solve these equations, we get the value of E is equal to nh cut square over 2mr square. This is the value that we get. Okay. Now as we have studied this thing in our concepts of rotation, हमने पढ़ के आए थे that in rotation in case of diatomic molecule, m is given as reduced mass, which is equal to m1 m2 over m1 plus m2. We have already discussed this thing when we were dealing with rotation. ठीक है, when we were dealing with the center of mass and everything, तब हम यहाँ पढ़ के आए. So this will give you the value of E as n square h cut square m1 plus m2 over 2 m1 m2 of r square, and this is your final answer. So the correct answer for this option is option number D, m1 plus m2 n square h cut square. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सॉल्व होके आता है. ठीक है. Now let's just move on to the next question. Next question आपके पास क्या है? It has been given to you that electron is stationary in a hydrogen atom atom passes from the fifth energy level to the ground level. The velocity that the atom acquired as a photon emission will be equal to, we simply have to calculate the velocity. ठीक है. Now this question was asked in AIPMT 2012. ठीक है. Now let's just try to solve this question. कि देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. Now it has been given to you that we are making a transition from n is equal to 5 to ground state. That means we are moving from n is equal to 5 to n is equal to 1. This transition has been given to us. So this implies that 1 over lambda will be equal to rz square over 1 over 1 square minus 1 over 5 square. Now since hydrogen atom has been given to us, that means z will be equal to 1. So from here we will get 25 over r over 25. Let's just say this is our equation number 1. Further we know that P is equal to h over lambda, which is equal to h into 24r over 25. अब ये कहाँ से आया? Because we know that when the photon is limited, the emitted, then and the momentum is given by h over lambda. तो आपके पास ये चीज आ गई. ठीक है. So from here this implies that P is equal to mv will be equal to 24 hr over 25. So this will give you V as 24 hr over 25 m, and this is your correct answer. So option number A is our correct answer. Option number A is our correct answer. ठीक है, क्लियर हो गया. Now let's just move on to the next question. The next question is the hydrogen atom in the ground state is excited by the monochromatic radiation. Lambda has been given to us and we have to calculate the number of spectral lines. We have to simply calculate the number of spectral lines. ठीक है, कि कितनी spectral lines आप वहाँ पे generate होंगे. ठीक है. So let's just start with this question. ठीक है. Now आपको यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा that you have to calculate the number of spectral lines that are being emitted. Now before we solve this question, let me just tell you one thing, that this question was asked in AIPMT 2014. ठीक है. तो अब आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि how we can calculate the
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट कैन बी एमिटेड। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली मेक सम कैलकुलेशंस। नाउ वी नो दैट इट हैज बीन गिवन टू अस दैट लैम्डा इज इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम्स, हमें ये विच इज इक्वल टू 975 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर्स। ठीक है, now from here we get E is equal to hc over lambda, and if we make this calculations we will get the, if we substitute the values as of h is 10 raised to power minus 34 into 3 cross 10 raised to power 8 over 975 cross 10 raised to power minus 10 joules. From here we get E is equal to 12.75 electron volts. We simply have converted the calculations into electron volts. ठीक है, because that's the most preferred unit when we deal with the subatomic particles. ठीक है, तो जब हम यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू आ गई इतनी, therefore this implies that En will be equal to minus 13.6 plus 12.75, which will be giving us minus of 0.85, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा minus 13.6 over n square. From here we can get a value of n as 4. हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो नंबर 4, therefore number of spectral lines, spectral lines are given as n into n minus 1 over 2, which is equal to 6. कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी 6, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज क्या किया, n into n minus 1 by 2. ठीक है, आंसर इज 6, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस द बाल्मर इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू kn square over n square minus 4. This has been given to us. ठीक है, and now we have to calculate the value of k in terms of r. Now in the first sight you might feel like this question is very tough, but no, this question is very easy because हमें simply we have to equate these equations. Okay, for Balmer series, from our basic understanding we know that for Balmer series 1 by lambda is equal to rz square over 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ठीक है, so in case of hydrogen spectrum 1 over lambda will be equal to r of 1 over 2 square minus 1 over n square, because we are dealing with Balmer series. तो अगर हम बाल्मर सीरीज से डील कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस विल गिव यू द लैम्डा एज 4n square over r of n square minus 4. This is something which we get. ठीक है, so from these equations we get that this will imply that lambda will be equal to lambda is equal to 4n square over r of n square minus 4. ठीक है, now let us say this is our equation number 2 and let's just say this is our equation number 1. So we will simply equate these equations. So when we equate these equations, since 1 is equal to 2, from here we will get the value of k as 4 over r. The value of k as 4 over r is your correct answer. ठीक है, क्लियर हो गया? Now let's just move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r in a hydrogen atom is proportional to, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू डू व्हेन वी डिड दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, जब हमने इसकी डेरिवेशंस को भी स्टडी किया था, मैंने आपको कहा था यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज. ठीक है, नाउ वी नो दैट, now before I start with this question was asked in AIMS 2014 examination and the previous question was also asked in AIMS 2014 examinations. Okay, now let's just start with this thing. ठीक है, so अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, so when we look at this question very carefully, and we already know that there's something which we already know. हमें क्या पता है, we know that for an electron to move in a circular orbit we must have centripetal force, and this centripetal force is provided with electrostatic forces of attraction. So we, from basic understanding, we know that mv square over r will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught into
ZE square over RN square which is equal to K ZE square over RN square. ठीक है, let's just say this is our equation number 1. ठीक है, and we know the kinetic energy K is equal to half of m of Vn square. ये बात भी हमें पता है. So let's just say this is our equation number 2. So from equation 1, if we substitute the value of m, substitute mv square from 1 into 2, and this will give you K as E square over 2Rn which is equal to E square over 2R. ठीक है, एंड हियर लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन मोर थिंग, यहाँ पे आप क्या है जो कांस्टेंट है, यू कैन टेक दिस के, यू कैन टेक दिस के एज 1 अगर आप सीजी सिस्टम में डील कर रहे हो. अदरवाइज वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता था, बट सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज एब्सेंट प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 1, बट हर जगह नहीं होता. सो इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि k इज इक्वल टू 1 कैसे है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हमने इसको सीजी सिस्टम में सॉल्व किया. ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट सिंपली हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनलिटी. आप उसकी सिंपल प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे, आपके पास वो आंसर तब भी आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? The question is the ratio of the wavelength of last line of the Balmer series to the last line of Lehman series. Again, हमें बात कर रहा है, we are talking about the last lines. We are talking about the last lines of the Lehman series and last lines of the Balmer series. ठीक है? Now, again, when we talk about the last lines, that means we are coming from n is equal to infinity to n is equal to 1 in case of Lyman series. And we are coming from n is equal to infinity to n is equal to 2 in case of Balmer series. ठीक है, so just substitute the values. We get 1 over lambda L as r of 1 over 1 square minus 1 over infinity square, and 1 over lambda b as r is equal to 1 over 2 square minus 1 over infinity square. We will simply calculate the values. This will give you lambda b over lambda L as 4. ठीक है, क्लियर होगी बात इतने से. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट हैज बीन गिवन टू यू दैट द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज इज nu L and you simply have to calculate the series limit frequency of the fund series, and this question was asked in JEE 2080. Now see, सीरीज लिमिट की जब हमने बात की थी, व्हेन वी स्टडीड अबाउट द सीरीज लिमिट, जब हमने इसको डिस्कस किया अभी आज के क्वेश्चंस में, तो वी स्टडीड दिस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, बट दैट रिलेशनशिप्स कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज वी नो द कन्वर्जन्स बिटवीन द कन्वर्जन ऑफ लैम्डा एंड न्यू, बिकॉज वी नो दैट सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट लैम्डा फ्रॉम न्यू एंड वी कैन सिंपली मेक द सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस एंड वी विल गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो if we try to solve this question, तो हमें एक बात का एहसास है, वी नो दैट फॉर लेमन सीरीज वी नो दैट फॉर लेमन सीरीज, ठीक है, हमें इस बात का एहसास है दैट n1 विल बी इक्वल टू 1 एंड n2 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. दिस इंप्लाइज दैट h न्यू l will be equal to e of 1 over 1 square minus 1 over infinity square because we are dealing with series limit. Now याद रखिएगा, series limit, this means that series limit का मतलब क्या है, that we are coming from n is equal to infinity to n is equal to 1 2 3 whatever the value is depending upon series we are talking about. For example, for Lehman series, n is equal to infinity to n is equal to 1, this is your series limit. For Balmer series, n is equal to infinity to n is equal to 2, this is your Balmer series. ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. दिस इज द एग्जांपल व्हिच आई गेव यू, इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो सिमिलरली फॉर फंड सीरीज, न्यू पी विल बी इक्वल टू e of 1 over 5 square minus 1 over infinity square is equal to e over 25, and here we have e, so we will simply calculate the ratios. This implies that new p over new l is equal to new 1 over 25. So this will give you new p is equal to new l over 25. So option number B is your correct answer. ठीक है, now moving on to the last question from today's lecture.
तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम emits a photon of wavelength lambda return to the ground state if r is at equal to the quantum number n in the excited state. We simply have to calculate the value of n. So हमें given है 1 by lambda is equal to r of 1 over 1 square minus 1 over n square, since we are dealing with Lyman series, because it is being, अब लेमन सीरीज हमें कैसे पता लेमन सीरीज, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 पे आप पहुंच गए, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द n इन टर्म्स ऑफ r, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, वी गेट r ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा r माइनस 1 ओवर लैम्डा, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ n एज रूट ऑफ लैम्डा r ओवर लैम्डा r माइनस 1, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस को देख के डरिएगा मत, बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग, आपको सब कुछ आता है, यू जस्ट सिंपली अप्लाई, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, सो जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर नीट एग्जामिनेशन, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 180 out of 180 in your physics examination, and this strategy works for every subject, but since I am dealing with physics, मैं आपको physics के text में ही बताऊंगा, but I am telling you this strategy works everywhere. Now it is the peak time where you have to practice as many questions as possible. Don't go with the theory अब आप 15 अप्रैल के बाद पढ़िएगा, you will be having sufficient time. Till then, solve as many questions as possible, okay? And if you need any kind of help, please make sure that you write what you need in the comment section, and I will reply to you, okay? Because I have a habit of replying, because मैं ऐसा है कि I don't believe in this thing कि reply ना किए जाएं. So if you have any kind of issues, you have any kind of problems, you just comment them on the comment section, and I will definitely reply to them, okay? On that note, let me just end today's lecture. I hope you must have liked today's lecture, you must have learned something new. If that's the case, I want you to support me. Please make sure that you like, share and subscribe. And on that note, thank you so much. Bye bye and best of luck.